7,55,600 करोड़ रुपए, करीब 91 बिलियन डॉलर। ये नेटवर्थ है गौतम अडानी की जिस दिन ये वीडियो रिकॉर्ड हुआ। Gautam Adani lost nearly 75% of his wealth, but he's regained all of that. ये नेटवर्थ श्रीलंका और अफगानिस्तान की जीडीपी से भी ज्यादा है। तो गुजरात के एक लड़के ने अचीव किया कैसे? ये स्टार्ट हुआ 1973 में, जब एक छोटा सा लड़का अपने फ्रेंड्स के साथ एक स्कूल ट्रिप पर गया। इस ट्रिप में वो लड़का गया गुजरात के कांडला पोर्ट में। आर.एन. भास्कर ने अपनी इस किताब में बताया कि जब उस लड़के ने उस पोर्ट को देखा तो उसने कहा कि एक दिन वो इससे बड़ा पोर्ट बनाएगा। 25 साल बाद इस पोर्ट से 90 किलोमीटर दूर उस आदमी ने बनाया मुंद्रा पोर्ट, एक ऐसा पोर्ट जो हमारे देश का सबसे बड़ा कमर्शियल पोर्ट है, जिसकी वजह से गौतम अडानी हमारे देश के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं। This right now is India's largest commercial port. चाहे गौतम अडानी की कहानी एक पोर्ट से स्टार्ट हुई होगी, पर अडानी ग्रुप आज 13 पोर्ट्स मैनेज कर रहा है। अडानी पोर्ट्स आज इंडिया के 80% से ज्यादा कंजम्पशन और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज को सर्व करते हैं, जिसका मतलब है कि अब अडानी पोर्ट्स बस एक प्राइवेट एसेट ही नहीं है, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक एसेट बन गए हमारे देश के लिए। और ये कहानी बस पोर्ट से खत्म नहीं होती। अडानी एयरपोर्ट्स, अडानी ग्रीन एनर्जी या फिर ऐसी कई चीजें जो हम अपने घर में कंज्यूम करते हैं। हमारे देश में कई बिजनेसेस डायनेस्टी फैमिलीज के अंडर है, चाहे अंबानी हो, टाटा हो या फिर बिरला हो। तो ऐसे एनवायरनमेंट में गौतम अडानी हमारे देश के सबसे अमीर लोगों में से एक कैसे बने? और जो डोमिनेशन है गौतम अडानी की हमारे देश में, क्या वो अच्छी है या फिर बुरी? मुंबई शहर में एक बहुत बिजी इलाका है जिसको बोरीवली कहते हैं। ये इलाका मानो फेवरेट डेस्टिनेशन है उन गुजरातीज के लिए जो मुंबई आ रहे होते हैं। भला क्यों? धनजी स्ट्रीट की वजह से। धनजी स्ट्रीट अपने डायमंड ट्रेड के लिए मानी जाती है, जिसको कई गुजरातीज डोमिनेट करते हैं। इधर डायमंड ट्रेड को कंट्रोल किया है करीब 250 परिवारों ने, जो मानो एक दूसरे से रिलेटेड है, क्योंकि मानो ये सभी परिवार मुंबई से 350 किलोमीटर दूर एक छोटे से शहर पालनपुर से आते हैं, जो गुजरात स्टेट में है। इस धनजी स्ट्रीट से ही गौतम अडानी की कहानी भी स्टार्ट हुई थी। 1962 में जन्मे गौतम अडानी के 7 भाई बहन हैं। उनके पिताजी की अहमदाबाद में एक छोटी सी टेक्सटाइल की शॉप थी। उनका परफॉर्मेंस स्कूल में अच्छा रहा, इसलिए हायर सेकेंडरी में उन्होंने साइंस की स्ट्रीम ली। उनके परिवार वालों ने उनको एडवाइस दिया कि इस चीज के लिए वो एक बड़े शहर चले जाए, इसलिए 1977 में गौतम अडानी आए मुंबई आए वो अपने बड़े भाई विनोद के साथ, जहाँ वो कटे हुए फैब्रिक्स टेक्सटाइल मिल्स को बेचने लग गए। तो गौतम अडानी मुंबई में अपनी पढ़ाई भी कर रहे थे और ये बिजनेस भी चला रहे थे, पर वो ज्यादा फैसिनेटेड थे बड़े बिजनेसेस से, इसलिए उन्होंने डायमंड ट्रेड का बिजनेस आजमाया। उनकी पढ़ाई साउथ मुंबई में हो रही थी और उसके पास ही एक डायमंड ट्रेडिंग का ऑफिस था, जो चीज गौतम अडानी के लिए काम करी। तो दिन में गौतम अडानी डायमंड की मार्केट्स में जाते और समझते कि डायमंड को मापा और सॉर्ट कैसे किया जाता है। ये उन्होंने सीखा एक डायमंड ऑफिस में जो था महेंद्र ब्रदर्स का। दिन में ये सीखने के बाद फिर वो कॉलेज जाते, पर दोनों चीजों को मैनेज करना मुश्किल हो रहा था, इसलिए गौतम अडानी ने कॉलेज छोड़ दिया और फुल टाइम वो डायमंड ट्रेडिंग करने लग गए धनजी स्ट्रीट में। इसलिए अपने भाइयों के साथ मिलकर उन्होंने एक डायमंड ट्रेडिंग बिजनेस स्टार्ट किया, पर ये बिजनेस चलाना इतना आसान नहीं था। डायमंड ट्रेडिंग में कई प्रेशियस स्टोन्स के साथ काम तो जरूर करना होता है, जो शायद लगे ग्लैमरस, पर जो प्रॉफिट मार्जिन्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। जिस तरह गौतम अडानी डायमंड इंडस्ट्री में मुश्किल झेल रहे थे, उसी तरह कई बिजनेसेस को मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं और उसके लिए एक रोबस्ट सोल्यूशन चाहिए होता है। टेक्निकली कोई भी बिजनेस आसान नहीं होता, आपको कई चीजें करनी पड़ती है एक बिजनेस को स्मूथ करने के लिए, जैसे CRM, वेबसाइट, ई-कॉमर्स, अकाउंटिंग, इन्वेंट्री, पॉइंट ऑफ सेल और कई और चीजें। इन सारी चीजों को ट्रैक करने के लिए ही ओडू आपकी मदद कर सकता है। ओडू एक एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर है जो ऐसे कई वर्टिकल्स को कवर करता है। आजकल हर बिजनेस के लिए एक वेबसाइट चाहिए होती है, और ओडू ये चीज आसान ही नहीं बनाता, बल्कि ये करता है आपके लिए बिल्कुल फ्री। आपको HTML कोडिंग सीखने की जरूरत नहीं है। 4 स्टेप्स में आपका वेबसाइट का फ्रेमवर्क बन जाएगा, जिसके बाद आप उसको कस्टमाइज कर सकते हो। यहाँ टेक्स्ट और उसका कलर आप चेंज कर सकते हो, और ब्लॉक्स को बस ड्रैग और ड्रॉप करके आप अपनी वेबसाइट भी कस्टमाइज कर सकते हो। और अगर फोटोज डालनी है पर अभी वो आपको मिल नहीं रही, तो आप अनस्प्लैश को यूज कर सकते हो, जो ओडू से इंटीग्रेटेड है। यहाँ आपको कई फोटोज मिल जाएंगी। वेबसाइट आपकी 100% कस्टमाइजेबल है, जो आप आसानी से बना भी सकते हो, और वो भी मुफ्त में। वेबसाइट तो आप बना लोगे, पर होस्ट क्या करोगे? ओडू में होस्टिंग भी फ्री है, वो भी फॉरएवर, और उसके साथ आपको अनलिमिटेड टेक्निकल सपोर्ट भी मिलेगा, और पहले साल के लिए आपको एक कस्टमाइज्ड डोमेन नेम भी दिया जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री। ओडू में पहली ऐप बिल्कुल फ्री है, तो अगर आप चाहो आपकी वेबसाइट फ्री हो सकती है, वो भी फॉरएवर। तो अगर आप एक बिजनेस चलाते हो या फिर फ्रीलांसर हो, आपको ओडू चेकआउट करना चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है।
वापस आते हैं अब गौतम अडानी के डायमंड बिजनेस में। डायमंड ट्रेडिंग के बिजनेस में गौतम अडानी बहुत सीखे क्योंकि ये बिजनेस आसान नहीं है करना। डायमंड के बिजनेस में कई देश और करेंसीज इन्वॉल्व होती हैं। जैसे डायमंड्स कई बार खरीदे जाते हैं बेल्जियम जैसे देशों से, वो भी यूरोज में। उसके बाद वो अफ्रीकन देश बोत्सवाना में सॉर्ट करे जाते हैं, जहाँ डायमंड्स को उनके साइज, कलर और क्वालिटी के हिसाब से कैटेगराइज किया जाता है। फिर ये डायमंड्स इंडिया भेजे जाते हैं प्रोसेसिंग और कटिंग के लिए। प्रोसेस और कट होने के बाद ये डायमंड्स फिर एक दूसरे देश भेजे जाते हैं, जहाँ ये डायमंड्स फिर एंड कंज्यूमर को मिलते हैं, जैसे अमेरिका में। अब इस पूरे प्रोसेस को 3 से 6 महीने लग सकते हैं और डायमंड ट्रेडिंग इसी वजह से रिस्की है, क्योंकि इस समय के दौरान डायमंड ट्रेडर्स यूजुअली एक बहुत बड़ी इन्वेंट्री रखते हैं अपने डायमंड्स के कस्टमर्स को दिखाने के लिए। पर क्योंकि इन डायमंड्स की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है, तो वो कैश पेमेंट से डायमंड नहीं खरीदते, बल्कि लोन पे लेते हैं। लोन पे लेने का मतलब है कि जितनी देर डायमंड आपकी इन्वेंट्री में रहेगा और कस्टमर खरीदेगा नहीं, उतना इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। इसलिए हर डायमंड ट्रेडर एक डील को तुरंत क्लोज करना चाहता है। जो अग्रीमेंट्स होते भी है ना इस इंडस्ट्री में, वो सारे वर्बल होते हैं और सारा काम कैश से होता है, जिसका मतलब है कि इस इंडस्ट्री में किसी और को भरोसा करना बहुत जरूरी है, जिसके लिए आपकी रेपुटेशन बहुत मायने रखती है। ऐसी चीजों को ही गौतम अडानी ने सीखा जब वो इस धंधे में घुसे। गौतम अडानी ने खुद कहा कि वो इस बिजनेस से सीखे कि ट्रेडिंग की अनप्रेडिक्टेबिलिटी क्या होती है और रिस्क को कैसे मैनेज किया जाता है। पर गौतम अडानी इस बिजनेस में ज्यादा रुके नहीं, क्योंकि तुरंत उनको कॉल आया उनके बड़े भैया का। उनके भाई ने एक प्लास्टिक प्रोसेसिंग फैक्ट्री खरीदी थी और उन्होंने गौतम अडानी की मदद मांगी उस चीज के लिए। गौतम अडानी ने अपना डायमंड का बिजनेस छोड़ दिया और वो वापस गुजरात आ गए। इस फैक्ट्री का काम था पीवीसी फिल्म को प्रोड्यूस और बेचना। ये पीवीसी फिल्म पैकेजिंग मटेरियल के तौर पे यूज करी जाती है। उस समय इस फिल्म की बहुत बड़ी डिमांड थी, क्योंकि कई टेक्सटाइल गुड्स को इसी फिल्म में रैप किया जाता था। पर उनका बिजनेस इतना अच्छा काम नहीं कर रहा था। इस पीवीसी फिल्म को बनाने के लिए उनको हर महीने 20 टन का पीवीसी चाहिए था, पर इंडिया में जो अकेला सप्लायर था वो उनको बस 2 टन ही दे सकता था। अब जो बच्चे 18 टन थे, गौतम अडानी उनको इम्पोर्ट जरूर कर सकते थे, पर उस समय इम्पोर्ट करना इतना आसान नहीं था। ये चेंज हुआ मिड 1980s में। 1985 में राजीव गांधी सरकार ने एक नई एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी थी। गौतम अडानी ने कहा कि उनकी जिंदगी में 2 बड़े टर्निंग पॉइंट थे। पहला टर्निंग पॉइंट था 1985 में, जब सरकार ने इंपोर्ट की रेगुलेशंस हटा दी, जिससे गौतम अडानी जैसे बिजनेसमैन इंपोर्ट कर सके, और अडानी ने अपना ट्रेडिंग का बिजनेस स्टार्ट किया। 1988 में गौतम अडानी ने अडानी ग्रुप बनाया, जिससे उनकी एंट्री हुई कमोडिटी ट्रेडिंग बिजनेस में। तो गौतम अडानी बस अब पीवीसी फिल्म्स को मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे थे, उनको एक अपॉर्चुनिटी दिखी और वो प्लास्टिक इंपोर्ट करने लग गए और फिर दूसरे मैन्युफैक्चरर्स को बेचने लग गए इंडिया में। इसी से उन्होंने अपना कमोडिटीज का ट्रेडिंग बिजनेस स्टार्ट किया। उस समय प्लास्टिक ग्रैन्यूल्स के प्राइसेस में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होती थी, तो इसी वजह से जब इन प्लास्टिक ग्रैन्यूल्स का एकदम से प्राइस बढ़ जाता, जो ट्रेडर्स थे वो अपने अग्रीमेंट तोड़ देते थे और दूसरे बायर की तलाश करने लग जाते थे। तो इस वजह से पूरी मार्केट में ट्रस्ट कम था। एक कस्टम क्लियरेंस के एजेंट ने कहा कि इसका फायदा गौतम अडानी ने उठाया, क्योंकि वो बहुत ट्रस्ट वर्दी थे, वो अपने अग्रीमेंट तोड़ते नहीं थे। इसी के साथ साथ इस समय गौतम अडानी ने जुगाड़ भी बहुत बेहतरीन तरीके से यूज किया। राजेश अडानी, जो अडानी ग्रुप के एमडी हैं, उन्होंने कहा कि मिड 1980s में गौतम अडानी को गुजरात स्टेट एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन के बारे में पता चला। इस कंपनी को उस समय कई फायदे मिल रहे थे। सरकार के साथ उनकी ये डील थी कि वो देश के बाहर हैंडीक्राफ्ट्स एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जिसके लिए उनको इंपोर्ट क्रेडिट मिलेगा। इस इंपोर्ट क्रेडिट का क्या फायदा था कि बेसिकली ये कंपनी अपने रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट कर सकती थी 0 टैरिफ पर। टिपिकली जब आप कोई चीज इंपोर्ट करते हो तो आपको टैरिफ भरना पड़ता है, यानी कि एक टैक्स देना पड़ता है। इस कंपनी को वो देना नहीं था। ये चीज कई सरकारें करती हैं एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए। तो आप 0 टैरिफ पर इंपोर्ट कर दो और फिर उस रॉ मटेरियल को यूज करके देश के बाहर एक्सपोर्ट कर दो, जिससे देश की फॉरेन इनकम में अर्निंग होए। पर गौतम अडानी को ये पता चला कि गुजरात स्टेट एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन ये कर नहीं रही थी, जिसका मतलब था कि जो उनके इंपोर्ट क्रेडिट थे वो फालतू जा रहे थे। गुजरात स्टेट एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन के एक फॉर्मर एम्प्लॉय ने कहा कि गौतम अडानी ने बेसिकली एक डील कर दी जीएससीसी के साथ कि उनके नाम पर वो इंपोर्ट करेंगे 0 टैरिफ पर। जो चीज जीएससी को चाहिए वो उनको दे देंगे और जो चीज उनको नहीं चाहिए वो मार्केट में बेच देंगे। तो इससे गौतम अडानी बाहर का सामान इंपोर्ट करते हैं 0 टैरिफ पर, जबकि उनके दूसरे कंपेटिटर्स को टैरिफ देना पड़ रहा था। अब ये एक्चुअली टैरिफ की वायलेशन हुई, जिसको कई देशों में इलीगल भी कहा जाता है, पर कम से कम गौतम अडानी ने अपनी इनोवेशन दिखाई। तो ऐसी स्ट्रैटेजीज की वजह से गौतम अडानी का ट्रेडिंग बिजनेस 1982 से 1992 में बहुत ग्रो किया।
एक जमाने में जहाँ वो बस 100 मेट्रिक टन इंपोर्ट कर रहे थे इस ट्रेडिंग बिजनेस के लिए, सडनली वो 40,000 मेट्रिक टन इंपोर्ट करने लग गए। तो जो ट्रेडिंग बिजनेस गौतम अडानी ने स्टार्ट किया था, जहाँ उन्होंने पहले प्लास्टिक को इंपोर्ट किया और फिर दूसरी कंपनीज को बेचा हमारे देश में, वो चीज उन्होंने एक्सपैंड कर दी। प्लास्टिक के अलावा वो कई केमिकल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को भी इंपोर्ट करने लग गए। तो जहाँ गौतम अडानी ने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी पीवीसी फिल्म को मैन्युफैक्चर करके, कुछ ही सालों के अंदर उन्होंने एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग हाउस खोल दिया था। इस ट्रेडिंग हाउस को एक और पुश मिला 1991 में, जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने लिबरलाइजेशन इंट्रोड्यूस करी। This budget represents a contribution to the successful implementation of this great national enterprise. इसी का फायदा गौतम अडानी ने उठाया क्योंकि उनको रियलाइज हुआ कि अब वो कई फॉरेन कंपनीज के साथ काम कर सकते हैं, और इसी के साथ गौतम अडानी की एंट्री हुई इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस में। पर इंफ्रास्ट्रक्चर के बिजनेस में घुसना इतना आसान नहीं है। इस चीज के लिए एक चीज बहुत जरूरी है, वो है पॉलिटिशियंस के साथ जान पहचान। और ऐसा मुमकिन हुआ गौतम अडानी के साथ क्योंकि वो उठने और बैठने लगे गुजरात के पॉलिटिशियंस चिमन भाई पटेल और केशु भाई पटेल के साथ। दो पॉलिटिशियंस जो गुजरात के चीफ मिनिस्टर बने 1990s में। 1991 में कारगिल, जो एक बहुत बड़ी फॉरेन कंपनी है एग्रीकल्चर कमोडिटीज में, उन्होंने डिसाइड किया कि वो कच्छ के पास सॉल्ट को मैन्युफैक्चर करना चाहती है और फिर सॉल्ट को मैन्युफैक्चर करके वो इंडिया के बाहर उसको एक्सपोर्ट करवाएंगी। इस चीज को ग्राउंड लेवल पर एग्जीक्यूट करने के लिए कारगिल ने हाथ मिलाया गौतम अडानी के पास, जिनके पास बहुत एक्सपीरियंस था इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। क्योंकि कारगिल का आइडिया था कि लाखों टन में ये नमक प्रोड्यूस होगा, इस वजह से उनको एक बड़े पोर्ट की जरूरत थी। पहले उन्होंने डिसाइड किया कि वो कांडला पोर्ट यूज करेंगे, पर रिसर्च के बाद कारगिल ने कांडला की जगह मुंद्रा पोर्ट को यूज किया क्योंकि वो ज्यादा गहरा भी था, जिसकी वजह से बड़ी शिप्स उधर आसानी से पार्क हो सकती थी। और उस पोर्ट की लोकेशन मिडिल ईस्ट के ज्यादा पास थी। मिडिल ईस्ट के पास होना जरूरी था कारगिल के, क्योंकि वो बहुत बड़े ट्रेडिंग रूट में आता है। फिर कारगिल और अडानी ने एक जॉइंट वेंचर क्रिएट किया नमक प्रोड्यूस करने के लिए, जिसके लिए उनको एक जेटी बनानी पड़ेगी। जेटी बेसिकली पोर्ट के पास एक एरिया होता है जहाँ सामान को लोड और अनलोड किया जा सके और जहाँ बड़ी शिप्स पोर्ट के पास आ सके। इस जेटी को बनाने के लिए आपको बहुत जमीन चाहिए होती है, और इसी चीज की वजह से गौतम अडानी मिलने गए चिमन भाई पटेल से, जो उस समय गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे। गौतम अडानी ने 3000 एकड़ की जमीन मांगी एक जेटी बनाने के लिए, पर इस जेटी बनाने के बाद जनता दल के मेंबर्स ने उधर प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दी, ये कहकर कि छोटे सॉल्ट मैन्युफैक्चरर्स का उससे नुकसान होगा और इस चीज से इन्वायरमेंटल कोस्ट को भी नेगेटिव इम्पैक्ट पहुंचेगा। पर गौतम अडानी ने डिसाइड कर लिया था कि वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। जो गौतम अडानी का ट्रेडिंग बिजनेस था उसमें इंपोर्ट्स मेनली दो पोर्ट से आ रहे थे, मुंबई पोर्ट और कांडला पोर्ट। पर इन पोर्ट्स में कई बार चीजें डिले हो जाती, जिसकी वजह से गौतम अडानी को भारी नुकसान झेलना पड़ता था। हर साल का 8 से 10 करोड़ रुपए उनको नुकसान होता था। तो उन्होंने सोचा कि अगर वो मुंद्रा पोर्ट में नमक की प्रोडक्शन कर ही रहे हैं, क्यों ना इस पोर्ट के जरिए वो और भी चीजें कर रहे हैं। पर ये मुमकिन तभी होगा जब गौतम अडानी का फुल कंट्रोल होगा इस पोर्ट पर, यानी कि जब ये पोर्ट एक प्राइवेट पोर्ट बन जाए। थैंकफुली गौतम अडानी की टाइमिंग बहुत अच्छी थी। लिबरलाइजेशन के दौर में इंडियन सरकार सोच रही थी कि वो फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स अपनी कैसे बढ़ाए। इस चीज को बढ़ाने के लिए एक तरीका था कि वो कई गवर्नमेंट ओन पोर्ट्स को फुल्ली प्राइवेट कर दे, और इसी चीज को गौतम अडानी ने बताया था अपना सेकंड टर्निंग पॉइंट, जब 1995 में उन्होंने मुंद्रा पोर्ट को 100% प्राइवेट कर दिया। 1995 में पोर्ट प्राइवेट हुआ और 6 साल बाद पूरी तरह काम करने लगा। गौतम अडानी के खास दोस्त ने कहा कि मुंद्रा उनका दिल और आत्मा है, क्योंकि मुंद्रा पोर्ट से ही उनका बिजनेस एम्पायर स्टार्ट हुआ। एक बार गौतम अडानी को मुंद्रा पोर्ट मिल गया, उसके बाद उनके इर्द गिर्द उन्होंने एक एम्पायर सेटअप किया। जैसे 2003 में उन्होंने पोर्ट के पास एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया। इस इकोनॉमिक जोन में कई कंपनीज ने अपनी फैक्ट्री सेटअप करी और एक्सपोर्ट करने के लिए वो मुंद्रा पोर्ट यूज करने लग गए, जिसका फायदा गौतम अडानी को ही मिला। गौतम अडानी ने इन कंपनीज को एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाकर दिया जहां उनको इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, और इन कंपनीज ने फिर गौतम अडानी का मुंद्रा पोर्ट यूज किया एक्सपोर्ट करने के लिए, और इस पोर्ट को यूज करने के लिए उन्होंने पैसा दिया गौतम अडानी को। जिसके बाद गौतम अडानी ने कई पोर्ट्स अक्वायर करने की कोशिश करी। 2014 तक गौतम अडानी के कंट्रोल में 13 पोर्ट्स आ गए थे, और ये सिलसिला खत्म नहीं हुआ। 2020 के बाद अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड ने 29,000 करोड़ रुपए खर्च करे हैं और पोर्ट्स को खरीदने के लिए। आज गौतम अडानी की कंपनी हमारे देश में सबसे बड़ी प्राइवेट पोर्ट ऑपरेटर है। देश का अराउंड 30% कार्गो और 40% शिपिंग कंटेनर्स अडानी ओन पोर्ट से ही गुजरते हैं।
जो हमें दिखाता है उनकी डोमिनेशन इस बिजनेस में। एक पोर्ट इफेक्टिवली चलाने से अडानी ग्रुप के दूसरे बिजनेसेस का भी फायदा होता है, क्योंकि गौतम अडानी ने बस कुछ पोर्ट्स ही एक्वायर नहीं करे, पोर्ट्स के साथ फायदा मिलता है उनके 6 लॉजिस्टिक्स पार्क्स, वेयर हाउसिंग और टर्मिनल फैसिलिटीज के बिजनेसेस को, जो बेसिकली पूरा एंड टू एंड लॉजिस्टिक्स संभालते हैं जो भी सामान आ रहा होता है किसी पोर्ट में। इसको कहते हैं वर्टिकल इंटीग्रेशन, जहाँ एक रिलेटेड बिजनेस में आपने कई रिलेटेड बिजनेसेस सेटअप कर दिए। तो पोर्ट से भी पैसा मिल रहा है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन मेंटेन करके भी पैसा मिल रहा है, और फिर लॉजिस्टिक के बिजनेसेस में भी पैसा मिल रहा है। और इसी वजह से अडानी की पोर्ट्स और SEZ कंपनी प्रॉफिटेबल रही है। 2014 और 21 के बीच एनुअल प्रॉफिट उनका करीब 2,500 करोड़ रुपए रहा है। और ऐसे बिजनेस में आने के बाद गौतम अडानी को कई और अपॉर्चुनिटीज मिली एक्सपैंड करने की। जैसे उनके SEZ में कई कोल के बिजनेसेस थे, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना वो एक थर्मल पावर प्लांट स्टार्ट कर दे। इसी वजह से मुंद्रा के अंदर ही उन्होंने एक पावर प्लांट कंस्ट्रक्ट किया और फिर अपनी ही रेल रोड यूज करते, जहाँ वो बाहर से कोल को इम्पोर्ट करते और फिर अपने SEZ में एक थर्मल पावर प्लांट बनाते। ये बिजली फिर वो जो SEZ के अंदर कंपनीज थी उनको बेचते। और इसी के साथ 2009 में अडानी पावर क्रिएट हुई। उनके पुराने दोस्त ने कहा कि गौतम अडानी हर समय से बहुत एम्बिशियस थे। जब वो अपना पहला पावर प्लांट सेटअप कर रहे थे मुंद्रा में, उन्होंने उनको कहा था कि वो एक दिन 5,000 मेगावाट का प्लांट बनाएंगे। और उनके दोस्त ने कहा कि ये फेक रहा है, क्योंकि इंडिपेंडेंस के बाद पूरी गुजरात स्टेट में ही 8,000 मेगावाट की पावर ही बनी है। पर उन्होंने अपने दोस्त को गलत साबित कर दिया। 2011 में अडानी पावर ने करीब 4,620 मेगावाट का कोल बेस्ड प्लांट बनाया, जिससे अडानी पावर देश का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्रोड्यूसर बन गया। फिर जब उन्होंने पावर का बिजनेस स्टार्ट किया, उनको दूसरी अपॉर्चुनिटीज मिली कि क्यों ना वो एक माइनिंग का बिजनेस स्टार्ट करें जिससे पावर के बिजनेस को फायदा हो। इसी वजह से उन्होंने अडानी एंटरप्राइजेस स्टार्ट किया, जहाँ सोलर मैन्युफैक्चरिंग, रोड्स एंड एयरपोर्ट सर्विसेज के अलावा माइनिंग भी शामिल है। तो अडानी माइनिंग कोल खरीदता इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया या फिर साउथ अफ्रीका से, फिर उसको प्रोसेस करने के बाद कई कंपनीज को बेचता है, इंक्लूडिंग अडानी पावर। जैसे अडानी एंटरप्राइजेस का 15% कोल अडानी पावर की कंपनी ही खरीदती है। और यही एक कॉमन चीज रही है गौतम अडानी की कहानी में, कि जब भी उन्होंने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया, उन्होंने उसके इर्द गिर्द अपॉर्चुनिटीज देखी जिससे उनके एग्जिस्टिंग बिजनेसेस को फायदा मिले। PVC फिल्म्स बनाने के लिए प्लास्टिक इंपोर्ट की दिक्कत थी, तो उन्होंने ट्रेडिंग बिजनेस स्टार्ट कर दिया। ट्रेडिंग करने के लिए एक पोर्ट की जरूरत थी, तो उन्होंने पोर्ट्स का बिजनेस स्टार्ट कर दिया। पोर्ट का रेवेन्यू बढ़ाने के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्रिएट किया। स्पेशल इकोनॉमिक जोन में पावर की कमी थी, तो एक थर्मल पावर प्लांट बना दिया और पावर प्लांट को सर्व करने के लिए कोल का बिजनेस स्टार्ट कर दिया। इसी वजह से IIFL की 2022 की रिपोर्ट ने दिखाया कि 10 साल के अंदर ही गौतम अडानी की वेल्थ बहुत हद तक बढ़ी है। पर जो गौतम अडानी की ग्रोथ रही है वो बिना कंट्रोवर्सी के नहीं रही है। एक एलिगेशन जो उन पर लगी है वो है क्रोनी कैपिटलिज्म की, यानी कि जब एक कंपनी और पॉलिटिशियंस के बीच में रिलेशनशिप्स इतने क्लोज होते हैं कि बस उसी कंपनी का फायदा होता है और दूसरी कंपनीज का नहीं। जहाँ कंपेटिटिव एडवांटेज आपका प्रोडक्ट नहीं होता, बल्कि ये होता है कि आप किस नेता को जानते हो। इसी चीज के बारे में राहुल गांधी ने बात करी अपने भाषणों में कि राहुल जी, ये जो अडानी जी जो हैं, इनकी सफलता कैसे हुई, ये इतने बिजनेसेस में कैसे घुस गए, इतनी सफलता कैसे प्राप्त हुई, और सबसे जरूरी सवाल, इनका हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के साथ क्या रिश्ता है और कैसा रिश्ता है। पर वो शायद ये नहीं जानते कि 1992 में गौतम अडानी की हेल्प कांग्रेस पॉलिटिशियन चिमन भाई पटेल ने ही करी थी। प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनके रिलेशनशिप्स 2002 के बाद ही बने। एक सीनियर ब्यूरोक्रेट ने कहा कि अपने पहले साल में नरेंद्र मोदी सभी बिजनेसमैन से दूर रहते थे, पर नरेंद्र मोदी की लीडरशिप के अंडर गुजरात ने एक बिजनेस फ्रेंडली क्लाइमेट क्रिएट करने की कोशिश करी, जिसका समर्थन दिया गौतम अडानी ने। 2002 के दंगों के बाद कई लोगों ने नरेंद्र मोदी को क्रिटिसाइज किया था। तो इसलिए आप इस कम्युनल ड्राइव को यूज करके, स्ट्राइव को यूज करके, झगड़े को यूज करके, आई एम अगेंस्ट कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि आप यूज करके, आपका उद्देश्य है कि राष्ट्रीय नेता बनना, प्रधानमंत्री के सपने आप देख रहे हैं। देखिए, गोधरा के बाद गोधरा को यूज कर रहे हैं आप अपने आप को नेशनल लीडर बनाने के लिए। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII के कई लीडर्स ने नरेंद्र मोदी को वार्न भी किया था कि इससे गुजरात की ग्रोथ पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। CII के एक सीनियर ऑफिशियल ने कहा कि जब गुजरात स्टेट ने इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट करने की कोशिश करी, सबको लगेगा कि रिलायंस सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेगी, पर सरप्राइज ये था कि अडानी ग्रुप ने 15,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करे। अगले कुछ सालों के दौरान अडानी पोर्ट्स ने अपनी पकड़ और मजबूत करी, बहुत सारी जमीन खरीद कर। एक 2014 के आर्टिकल ने कहा कि 2006 से लेकर 2008 तक गौतम अडानी ने जमीन खरीदी मुंद्रा में, जहां उन्होंने हर स्क्वायर मीटर के लिए 1 से 32 रुपए तक दिए, जबकि दूसरी कंपनीज को उसी जमीन के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ रहे थे।
CAG यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिनकी जिम्मेदारी होती है ये देखना कि सरकार का पैसा ढंग से यूज हो रहा है या नहीं, उन्होंने भी निशाना साधा गौतम अडानी पर। जैसे CAG ने कहा कि 2006 और 2009 के बीच गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, जो एक सरकारी कंपनी है, उसने ओपन मार्केट से नेचुरल गैस खरीदा और फिर अडानी एनर्जी को परचेज प्राइस से लोअर में बेच दिया। इसका मतलब कि उन्होंने अगर 100 रुपए में खरीदा तो उन्होंने 80 रुपए में बेच दिया, जिससे अडानी ग्रुप को 70 करोड़ रुपए का फायदा हुआ। अब कोई सरकारी कंपनी माल कम दाम पर क्यों बेचेगी? सरकार और अडानी के बीच रिलेशन के बारे में और सवाल उठे जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद गुजरात से दिल्ली आए गौतम अडानी के प्राइवेट जेट में। प्रधानमंत्री बनने के बाद कंट्रोवर्सी खत्म नहीं हुई। पोर्ट्स के अलावा अब एयरपोर्ट्स में भी गौतम अडानी की डोमिनेशन है। 2018 में इंडियन सरकार ने अनाउंस किया था कि हमारे देश के कुछ एयरपोर्ट्स को प्राइवेटली मैनेज किया जा सकता है कुछ टाइम के लिए। ये थे अहमदाबाद, लखनऊ, बेंगलुरु, जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम। 50 साल की लीज के लिए सरकार प्राइवेट कंपनीज की तलाश में थी। इन सारी के सारी एयरपोर्ट्स के कॉन्ट्रैक्ट किस कंपनी ने जीते? अडानी ग्रुप। मानो कुछ ही दिन में गौतम अडानी की कंपनी हमारे देश की सबसे बड़ी प्राइवेट एयरपोर्ट ऑपरेटर कंपनी बन गई। कॉन्ट्रैक्ट जीतने के रूल्स भी बदल दिए गए, जिस वजह से वो कंपनीज जिनके पास पहले एक्सपीरियंस नहीं था इस चीज में, वो भी भाग ले सकती हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि इसके पीछे बस करप्शन ही हो। कई बार कॉन्ट्रैक्ट की बिडिंग के लिए अगर रेगुलेशंस कम कर दी जाती हैं तो और प्लेयर्स पार्टिसिपेट कर पाते हैं बिडिंग प्रोसेस में, जिसका मतलब है कि सरकार को और पैसा भी मिल सकता है और प्लेयर्स को इन्वाइट करके। क्योंकि सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स की बिडिंग में कई बार एक कार्टेल क्रिएट हो जाता है, जहाँ कंपनीज एक दूसरे से बात कर लेती है कि उनको किस प्राइस पर बिड करना है, कि अगर 6 एयरपोर्ट्स हैं, 2 तुम रख लो, 2 मैं रख लेता हूँ और 2 कोई और रख लेगा। तो इसलिए सरकार जब कई नई कंपनीज को इन्वाइट करती है तो एक कार्टेल बनने की संभावना कम हो जाती है। पर यह सवाल भी जायज है पूछना कि बस कोइंसिडेंट था कि रूल्स चेंज करे गए और गौतम अडानी की कंपनी ने 6 के 6 एयरपोर्ट्स की बिडिंग जीत ली। अब इस एयरपोर्ट कंट्रोवर्सी में ज्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा इस वीडियो में, पर मैंने नीचे लिंक्स दे दिए जिसके बारे में आप खुद पढ़ सकते हो। ऐसे अभी एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है छत्तीसगढ़ में हसदेव अरण्य जंगल के बारे में। हसदेव अरण्य जंगल छत्तीसगढ़ के नॉर्दर्न एरिया में है, जहां 762 हेक्टेयर का एक कोल माइनिंग का एरिया है। 2013 से राजस्थान की स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कंपनी राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड ने अडानी एंटरप्राइजेस को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया था कि वो छत्तीसगढ़ में उनके लिए कोल माइनिंग करे। यूजुअली स्टेट कंपनीज एक प्राइवेट कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे दी थी माइनिंग के लिए, क्योंकि वो ज्यादा जानती है माइनिंग के बारे में। पर 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे सारे कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल कर दिए थे जब कांग्रेस के रूल के दौरान कई करप्शन केसेस आने लगे कोल माइनिंग के लिए। पर जब बीजेपी की सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट में आई तो उन्होंने एक एक्सेप्शन बनाया कि राजस्थान स्टेट कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट अडानी एंटरप्राइजेस के साथ वो कैंसिल नहीं होगा। 2020 में राजस्थान की स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कंपनी ने यूनियन मिनिस्ट्री को लिखा कि हमें छत्तीसगढ़ में माइनिंग एरिया बढ़ाना होगा 762 हेक्टेयर से 1137 हेक्टेयर्स, क्योंकि उनका कहना था कि एग्जिस्टिंग कोल माइनिंग एरिया में कोल बचा ही नहीं है। अब इस एक्सपेंशन की वजह से 2.5 लाख पेड़ काटे जाएंगे। और 2019 और 2021 में 2 गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स ने जब इसके बारे में रिसर्च करी तो उनको पता लगा कि माइनिंग एरिया बढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। अडानी एंटरप्राइजेस ने उस एरिया में ढंग से खुदाई करी नहीं है, जिसकी वजह से वो इतना कोल नहीं निकाल पाए हैं। श्रीपद धर्म अधिकारी, जो एक एनवायरमेंटल एनालिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि ये एक तरीका है अडानी माइनिंग जैसी कंपनीज को अपनी प्रेजेंस और बढ़ाने का, क्योंकि वो जितना बड़ा एरिया लेंगे उतना ज्यादा कंट्रोल मिल जाएगा उनको कोल की रिसोर्सेज पर। इन सारी स्टडीज के बावजूद 2022 में मोदी सरकार ने ग्रीन लाइट दे दी थी अडानी एंटरप्राइजेस को माइनिंग एरिया और बढ़ाने के लिए, और इसी वजह से आज छत्तीसगढ़ में कई प्रोटेस्ट हो रही है इसके बारे में। जो हाल ही में एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी वो थी हिंडनबर्ग। हिंडनबर्ग ग्रुप ने आरोप लगाया कि अडानी ग्रुप ने स्टॉक मैनिपुलेशन करी है, कई शेल कंपनीज को यूज किया और अडानी ग्रुप ने बहुत डेट लिया हुआ है अपनी ग्रोथ के लिए। इसके बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया था और आरोप ये लगाया जा रहा था कि अडानी ग्रुप इलीगल चीजें करके अपना स्टॉक प्राइस बढ़ा रहा था। ऐसे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में लिखा हुआ था कि अडानी ग्रुप के शेयर्स शेल कंपनीज खरीदती, यानी कि ऐसी कंपनी जो बस पेपर में ही एग्जिस्ट करती थी, पर ये शेल कंपनीज के ओनर भी अडानी ग्रुप के परिवार ही थे। इससे दूसरे स्टॉक इन्वेस्टर्स को लगता कि अरे अडानी ग्रुप के शेयर्स तो इतनी हाई डिमांड में है, पर ये हाई डिमांड फेक कंपनीज की वजह से क्रिएट हो रही थी।
इस रिपोर्ट के बाद गौतम अडानी की वेल्थ $120 बिलियन से $46.7 बिलियन हो गई। जहां वो दुनिया के तीसरे सबसे अमीर आदमी थे, वो आ गए थे 27 पोजीशन पर यह गौतम अडानी के लिए दी एंड नहीं था। हिंडनबर्ग स्कैंडल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को बोला कि वो अडानी हिंडनबर्ग स्कैंडल के बारे में पूछताछ करें। सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इंडियन स्टॉक मार्केट का रेगुलेटर है और उनकी जिम्मेदारी थी ये देखना कि क्या गौतम अडानी की कंपनीज ने कोई स्टॉक मार्केट के रूल तोड़े हैं। पर जिस दौरान ये इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, अडानी ग्रुप ने कई चीजें करी अपनी पोजीशन इंप्रूव करने के लिए। जैसे अपनी कंपनी में वो बाहर के इन्वेस्टर्स को लेकर आए, जिससे उनके परिवार का शेयर कम हुआ और दूसरे इन्वेस्टर्स आए। ये थे अबू धाबी कंग्लोमरेट इंटरनेशनल होल्डिंग या फिर इन्वेस्टमेंट फर्म GQG। जब ऐसे बड़ी बड़ी कंपनीज ने इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया अडानी ग्रुप में, तो दूसरे इन्वेस्टर्स को एक मैसेज पहुंचा कि अडानी ग्रुप में सब ठीक ही होगा। और सबके मन में डाउट था कि अडानी ग्रुप के शेयर्स में उनकी फैमिली का ज्यादा कंट्रोल है, तो जब फैमिली का शेयर कम हुआ, दूसरे इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। फिर अडानी ग्रुप ने ACC अंबुजा सीमेंट जैसी बड़ी कंपनीज भी खरीदी। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, अडानी ग्रुप ने अंबुजा सीमेंट और ACC सीमेंट को खरीद लिया है। डील $10.5 अरब में हुई है। ऐसी कॉम्प्लेक्स डील सक्सेसफुली मैनेज करने की वजह से भी इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ गया अडानी ग्रुप में। पर कई लोग चाहते थे कि अडानी ग्रुप के ऊपर एक CBI इंक्वायरी हो। सुप्रीम कोर्ट को भी इसके बारे में पूछा गया, पर नवंबर 2023 में उन्होंने अनाउंस किया कि CBI इंक्वायरी की कोई जरूरत नहीं है, सेबी को अपना काम करने दो, जो अडानी ग्रुप के लिए अच्छी खबर थी। और इसी की वजह से अडानी ग्रुप के स्टॉक प्राइस में भी एक बाउंस बैक हुआ है और गौतम अडानी की वेल्थ वापस से बढ़ी है। अब ये सोचने की बात है कि अडानी ग्रुप से हमारे देश का फायदा हो रहा है या फिर नहीं। एक जो आर्ग्यूमेंट दिया जाता है वो है साउथ कोरिया का, कि साउथ कोरिया की तरह हमें भी हमारे देश में नेशनल चैंपियंस चाहिए। इंडिया की तरह साउथ कोरिया भी एक एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थी 1960s में। आज साउथ कोरिया दुनिया की 13th लार्जेस्ट इकोनॉमी है GDP के टर्म्स में। डेवलप करने के लिए साउथ कोरिया ने एक स्ट्रैटेजी यूज करी थी, गाइडेड कैपिटलिज्म। इस स्ट्रैटेजी के तहत साउथ कोरियन सरकार ने कुछ कंपनीज को एक्स्ट्रा सपोर्ट दिया, जैसे सैमसंग और Hyundai। कई बार जब ये कंपनीज ने टैक्सेस भी नहीं दिए तो सरकार ने कुछ किया नहीं। इस गवर्नमेंट और बिजनेस कोलैबोरेशन की वजह से ही जब बिजनेसेस का फायदा हुआ, उसके साथ साउथ कोरिया का भी फायदा हुआ। अडानी ग्रुप के सपोर्टर्स कहते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है कि अगर सरकार अडानी ग्रुप को एक नेशनल चैंपियन बनाना चाहती है। इंडिया में अडानी ग्रुप भी श्रीलंका के कोलंबो के पोर्ट को डेवलप कर रहा है ताकि चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर किया जाए। अडानी ग्रुप इजराइल के पोर्ट को भी डेवलप कर रहा है। पर ये जो क्लोज कोलैबोरेशन का रिलेशनशिप है, उसमें कोई गारंटी नहीं है कि कंपनी के साथ साथ देश का फायदा होगा, क्योंकि याद रहे कि हर कंपनी की मेन जिम्मेदारी प्रॉफिट कमाना है, जिसमें कोई गलत बात नहीं है। पर उस प्रॉफिट की इक्वेशन में देश की सेवा जरूरी नहीं है कि हो। इसके साथ साथ जब एक इकोनॉमी में फेवरेटिज्म की भावना आ जाती है, तब जब कंपटीशन होता है कंपनीज के बीच, वो टूट जाता है। छोटी कंपनीज या फिर वो कंपनीज जो सरकार की पॉलिसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती, वो तो हर बार कॉन्ट्रैक्ट जीतेंगी नहीं। इसी वजह से कुछ ही कंपनीज का फायदा होता रहेगा। पर अब अडानी ग्रुप और इंडियन इकोनॉमी का भविष्य ऑलमोस्ट एक साथ ही चल रहा है। इस वजह से जब अडानी ग्रुप के बारे में गलत न्यूज आती है, तो उससे इंडियन इकोनॉमी पर भी असर पड़ता है। और याद रहे क्लोज रिलेशनशिप की वजह से शायद सरकार का फायदा हो, पर नेसेसरली हमारे देश का नहीं। NDTV को खरीदने के बाद अडानी ग्रुप मीडिया के बिजनेस में भी आए, जहाँ वो आसानी से गवर्नमेंट का नैरेटिव चला सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट तो उनको उसी सरकार से जीतना है। ये चीज कोई नई बात नहीं है। 1975 में जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी डिक्लेयर करी थी, तब उन्होंने मीडिया पर एक फुल कंट्रोल ले लिया था। कई मीडिया आउटलेट्स इंक्लूडिंग हिंदुस्तान टाइम्स इस समय भी सरकार की वाहवाही कर रहे थे। तो इसलिए एक इकोनॉमी में एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाए रखना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको ये बिजनेस वाला वीडियो भी अच्छा लगेगा, जहाँ हमने बात करी मोटा भाई की, कि अंबानी की क्या बिजनेस स्ट्रैटेजी रही है इंडियन इकोनॉमी में डोमिनेट करने की। तो उसको जरूर देखना।